नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे राजकोषीय नीति से संबंधित पीवाईक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। किसी देश की राजकोषीय नीति आर्थिक विकास के लिए सरकार की रणनीति का परिचायक है। इसके माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने, नीति को बढ़ावा देने आदि का कार्य करती है। राजकोषीय नीति को बजट नीति के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है यानी गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। केवल वर्तमान व्यय के लिए उधार लेना, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार देना, केवल हमारे ऋण चुकाने के लिए उधार देना, बजट के लिए खर्च उधार देना। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार देना। बोरोविंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। राजकोषीय नीति के सुनहरे नियम के अनुसार सरकार को खपत में खर्च के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना चाहिए। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति का विनिधान है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घाटे की बजट नीति यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी। राजकोषीय नीति का विनिधान घाटे की बजट नीति है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और ऋणार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती है। सरकार का बजट, विभिन्न प्रकार के घाटे, कर संरचना राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, साख नीति, स्वास्थ्य नीति। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का आशय वित्त प्रबंधन के लिए खास उपायों को अपनाने से है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को समायोजित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। यह वैसे होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इन दोनों का ही लक्ष्य देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय बैंक जहां अपनी मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाने पर जोर देती है, वहीं राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बल देना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, खुले बाजार की कार्रवाइयां। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, खुले बाजार की कार्रवाइयां राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। यह किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का उपकरण है। करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात आय, आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस नीति का प्रयोग करती है? राजकोषीय नीति का। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, ऋणार्थ प्रबंधन। जबकि खुले बाजार की कार्यवाहियां किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का उपकरण है और इसका प्रयोग कौन करता है? आरबीआई। अगला प्रश्न, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। राजकोषीय नीति का लक्ष्य नहीं है। राजकोषीय नीति के कौन से उद्देश्य हैं? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण, रोजगार, आर्थिक स्थिरता, संसाधनों की गतिशीलता
आय एवं धन की असमानता को कम करना, अर्थात धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। अगला प्रश्न, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? वीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वीपी सिंह। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वीपी सिंह द्वारा की गई। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा ऋणार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। सामाजिक तथा मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति या सार्वजनिक व्यय राजस्व का प्रारंभ बिंदु है। शेष सभी इस क्रिया को पूरा करने के साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति, ब्याज दर नीति। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर नीति राजकोषीय नीति का भाग है। हम देखते हैं ना, बजट में क्या किया जाता है? टैक्स को घटाया बढ़ाया जाता है। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बातों को सम्मिलित किया जाता है। ये 4 बातें कौन सी हैं? सरकार की करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति, सरकार की बजट नीति। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित में से किसके लिए वित्तीय हेतु ऋण ले? चालू खाता व्यय, निवेश, पुराने खाते, आयातित उपभोक्ता वस्तुएं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिए सरकार ऋण ले। राजकोषीय नीति के गोल्डन रूल के अनुसार सरकार को खपत खर्च के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि निवेश के वित्तीय हेतु लेना चाहिए। यह नियम कई राजकोषीय नीतियों का समुच्चय है। इसे सर्वप्रथम ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार द्वारा 1997 में अपनाया गया था। किसे? राजकोषीय नीति के गोल्डन रूल को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, सार्वजनिक ऋण। करारोपण राजकोषीय नीति का उपकरण है। सार्वजनिक व्यय भी राजकोषीय नीति का उपकरण है। ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है, राजकोषीय नीति का नहीं। जबकि सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है। भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 6 विभाग हैं: आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और विनिवेश। इसमें व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाली एक नोडल एजेंसी यानी नोडल विभाग है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए: कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना, उपादानों को समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त कार्यों में से कौन सा या कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माने जा सकते हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आर्थिक मंदी के संदर्भ में राजकोषीय उद्दीपन के पैकेज माने जाते हैं कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को बढ़ाना। उपादानों को समाप्त करना नहीं माना जाता। ए ऑप्शन सही होगा। सब्सिडी को समाप्त करना आर्थिक मंदी को बढ़ावा देगा, न कि राजकोषीय उद्दीपन का कार्य करेगा। राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि का प्रयोग करके सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। राजकोषीय नीति के कौन से उद्देश्य हैं? आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, रोजगार, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, संसाधनों की गतिशीलता, आय एवं धन की असमानता को कम करना। अगला प्रश्न, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का एक अंग है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सहविवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है।
कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों, वित्तीय स्थिरता और विकास परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन देखा जाए तो यह नीति आयोग का अंग नहीं है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, सही कथन है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सह विवेक मैक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण यानी मॉनिटरिंग करता है, सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के पश्चात घबराहट का परिणाम थी। यह रघुराम राजन समिति की अनुशंसा पर गठित की गई, जिसने सरकार को भारत के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र के लिए अंतर नियामक पर्यवेक्षण हेतु संकेत किया। इन्हीं समस्याओं के निराकरण हेतु दिसंबर 2010 में FSDC की स्थापना की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके सदस्यों में RBI के गवर्नर, सेबी, इरडा, PFRDA के अध्यक्षों सहित वित्त सचिव आदि शामिल हैं। यह निकाय नीति आयोग का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? यह सरकार द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों में किए गए वर्ध निवेश हैं, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति कर तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। यहां पर बढ़ी हुई होगा। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों पर की गई गहन कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित करना है, जिससे वृहत्तर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्तीय उत्प्रेरक सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्यवाही है, जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार वित्तीय उत्प्रेरक को अर्थव्यवस्था की मंदी से उबारने तथा वित्तीय संकट से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मंदी से बचाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देता है। उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, आधिकारिक तंत्र की डाउनसाइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या ऑफलोडिंग। उपयुक्त में कौन से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपाय के रूप में काम आते हैं? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, केवल 3 और 4। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने हेतु किसका सहारा लिया जाता है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना नहीं किया जाता, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का निजीकरण नहीं किया जाता, अधिकारी तंत्र की डाउनसाइजिंग करना यानी ब्यूरोक्रेसी की संख्या घटाना सही ऑप्शन है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या ऑफलोडिंग करना भी सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? लोक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बजट घाटे के लिए बैंकों से ऋणदान, बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए नई मुद्रा सर्जित करना। दोस्तों, सर्वाधिक स्फीतिकारी पूछ रखा है, तो सर्वाधिक स्फीतिकारी क्या होगा? नए नोट छापकर घाटे की वित्त व्यवस्था पूरी करना सबसे ज्यादा खतरनाक या स्फीतिकारी होती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मूल्य स्तर किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के औसत मूल्यों को व्यक्त करता है। किसी एक वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष के मूल्यों के संबंध में सूचकांक प्राप्त करते हैं। आधार वर्ष की तुलना में मूल्य स्तर में वृद्धि की दर ही स्फीति की दर प्रदर्शित करती है। जब सरकार बजट घाटे के तहत नई मुद्रा का सर्जन करती है तो यह स्फीति को सर्वाधिक बढ़ा देती है। इससे सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना रहती है।
अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्थिर कारक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है? व्यक्ति आकार, बैंक का प्रतिवर्ती रेपो दर यानी रिवर्स रेपो दर, खुला बाजार परिचालन, बॉन्ड कीमत। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स स्वतः स्थिर कारक होता है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों के संबंध में। सरकार या नीति निर्माता के प्राधिकरण के सामान्य संचालन के माध्यम से आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव का मुकाबला किया जाता है। इसके व्यक्तिगत सामान्य उदाहरणों में आयकर, कॉरपोरेट आयकर, बेरोजगारी बीमा, कल्याण प्रोत्साहन चेक, अस्थायी विनिमय दर इत्यादि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो निम्नलिखित उपायों में से कौन से अपनाए जाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देने चाहिए। सही कूट कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक और दो। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। सही ऑप्शन है। ब्याज दरें घटा देनी चाहिए, गलत बात है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, गलत बात है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक। मुद्रास्फीति के चार प्रमुख कारण हैं: मांग प्रेरित स्फीति, पूर्ति में कमी, लागत प्रेरित स्फीति, वैश्विक कारण। मांग प्रेरित स्फीति वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी मांग अधिक वृद्धि के कारण वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में कमी, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण। इन सब कारणों से स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर बढ़ा देने चाहिए, ब्याज दर बढ़ा देनी चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय घटा देना चाहिए। अगला प्रश्न, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कर की दरों में वृद्धि के साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। तो बी सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आर्थिक मंदी में सरकार क्या क्या कर सकती है? लोगों के उधार लेने के लिए ब्याज दर घटा सकती है, सरकारी परियोजनाओं में वृद्धि कर सकती है, लोगों का खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कर दरों में कटौती कर सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अंतरण भुगतान के उदाहरण हैं? बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। सही कूट चुनिए एक और तीन, एक, दो, तीन, एक, तीन और चार उपयुक्त में से कोई नहीं। बेरोजगारी भत्ता अंतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट है, सामाजिक सुरक्षा ट्रांसफर पेमेंट है, वृद्धावस्था पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, वेतन का भुगतान ट्रांसफर पेमेंट यानी अंतरण भुगतान नहीं है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल एक, तीन और चार। अगला प्रश्न, सरकार निजी क्षेत्र के व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है? कराधान, उपदान, समष्टि आर्थिक नीतियां, अनुदान। सही कूट चुनना है एक, दो, तीन, चार, एक, दो, चार, एक, दो, तीन, केवल तीन और चार। तो सरकार कराधान के माध्यम से निजी क्षेत्र के व्यय को प्रभावित कर सकती है, उपादान के माध्यम से भी कर सकती है, समष्टि आर्थिक नीतियों के माध्यम से भी कर सकती है और ग्रांट्स यानी अनुदान के माध्यम से कर सकती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक, दो, तीन और चार। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड दी गई है, इनका आपस में मिलान करना है। साख नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मार्जिन मनी, बैंक दर, कर की दर। सही मिलान क्या होगा? साख नीति का संबंध किससे है? मार्जिन मनी से, तो A1। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? कर की दर से, B3। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2 यानी मौद्रिक नीति का किससे संबंध होगा? बैंक दर से। तो दोस्तों साख नीति
मार्जिन मनी से संबंधित है, राजकोषीय नीति कर की दर से संबंधित है, मौद्रिक नीति बैंक दर से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में अर्थ शोधन निवारण एक्ट कब से लागू हुआ? 1998, 1999, 2001, 2005, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2005। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण एक्ट 2005 से लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए धन के रूप में दिखाना। यह अवैध रूप से अर्जित काले धन को छुपाने की एक क्रिया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2005 में लागू हुआ। इसे 2005, 2009, 2012 में संशोधित भी किया गया। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन व दूसरे को कारण कहा गया है। ऋणार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, कारण इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। कौन सा एक कथन सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऋणार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है, सही कथन है। इसमें मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है, कारण भी सही है। और मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होने से मुद्रास्फीति होती है और इसे ही ऋणार्थ प्रबंधन कहते हैं। तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऋणार्थ प्रबंधन, जिसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए या तो केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है या अतिरिक्त पत्र मुद्रा छापती है और वे आधिक्य को पूरा करती है। इस उपाय को अपनाने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था से दोस्तों मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सही कूट चुनना है 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना भी सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना भी सही है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 2 3 और 4। दोस्तों, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आय प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना आदि है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? राकेश मोहन, वी केलकर, अर्जुन सेनगुप्ता, विवेक देबरॉय। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी वी केलकर। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर बी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री उस समय कौन थे? अरुण जेटली। इन्होंने आम बजट 2015-16 में घोषणा की कि बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार किया जाएगा। इसके अनुरूप डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न, दीपम एक विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। सही ऑप्शन होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है दीपम।
केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर डिपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया। डिपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के केंद्रीय उपकरणों के विनिवेश से संबंधित मामलों को देखता है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित मामलों को कौन देखता है? डिपम। और यह किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंडर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जॉन मथाई, श्री कृष्णाचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जॉन मथाई। आयोग ने इसका सही उत्तर जॉन मथाई माना है। जॉन मथाई ने 2 बार बजट पेश किया, पहला 28 फरवरी 1949 और दूसरा 28 फरवरी 1950 को। नए संविधान के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र का पहला बजट जॉन मथाई ने ही पेश किया था। तो दोस्तों वैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुख चेट्टी ने पेश किया, लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर क्या माना है? जॉन मथाई। दोस्तों राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी के पीवाईक्यू में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।